टेक्नोलॉजीज में सबसे ज़्यादा चेंजेस किस फील्ड में आए हैं? इसमें हमारे पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी यूनिट्स आ गए हैं, जिससे हम एज जो बढ़ता है उसको रीडिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक्सोसोम्स के ट्रीटमेंट्स है, पीआरपी के ट्रीटमेंट्स है। देन वी हैव वजाइनल थ्रेड्स, जिससे भी योनि मार्ग में जो चेंजेस होते हैं पोस्ट डिलीवरी, उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो नई टेक्नोलॉजीज़ अभी आ रही है लेज़र के फॉर्म में, उससे हम स्ट्रेच मार्क्स की ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, या तो फिर अगर हम वैसे बात किए जाए तो फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट इससे हो सकता है। यूरिन लीक का जो ट्रीटमेंट है वो इससे हो सकता है। फिर कभी कभी मायांग खाली आना, यानी गर्भाशय की थैली जब नीचे सरकती है तो उसके भी ट्रीटमेंट्स ये सब इसमें हो जाते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव गायनेकोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ ऐसे होती है जिनको मासिक पारी नहीं आती है, या जिनका योनि मार्ग नहीं बना होता है, या जिनके जननेंद्रियों में कुछ कंजेनाइटल यानी अनुवांशिक कुछ खराबी रह जाती है। तो उसको जो रिपेयर करने की सर्जरीज रहती है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में आती है। फीमेल है जिनको यूरिन के लीक का तकलीफ है, जिनको खांसने पे, वजन उठाने पे या छींकने पे या इवन जोर से हंसने पे अगर यूरिन लीक हो जाती है, और अगर हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज का यूज़ करके उसका ये यूरिन लीक का प्रॉब्लम दूर कर सके, तो आपको नहीं लगता उसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? इवन लीव आउट टू गो इन द फंक्शंस, मंदिर में जाना बंद कर देंगे, फैमिली फंक्शंस बंद कर देंगे, फ्रेंड्स से मिलना बंद कर देंगे, जिम जाना, एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे। तो अगर ये सब हमें बंद कर दिया और हम सिर्फ घर में ही हैं, तो इज इट नॉट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ? एज पर द स्टडीज जो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, उसमें से 2 में से 1 लेडी को, यानी 50% लेडीज को उनके लाइफ में कभी ना कभी कोई तो सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मगर अभी हमारी यहाँ की संस्कारी सोसाइटी है। सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ टू हैव सेक्स या सेक्स के लिए एजुकेशन, इट इज एजुकेटिंग योरसेल्फ फॉर योर लाइफ। देयर आर एन नंबर ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस, यानी जैसे कि नाइट फॉल्स जब होते हैं, यानी जो यंग बॉयज़ रहते हैं उनको नाइट फॉल यानी बहुत कुछ गंदा हो रहा है उनके साथ में, ऐसे लगता है, दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। या मैस्टरबेशन को लेके मिसकंसेप्शंस होते हैं कि इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग, इट इज़ ऑलवेज बैड, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसके टेक्निक्स है, उसका प्राइवेसी है, इफ़ यू मेंटेन एवरीथिंग इट कैन बी डन। देन देर आर मिसकंसेप्शंस कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हो तो आपका योनि मार्ग ढीला हो जाता है, इट इज़ अ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। फिर उसके बाद में और बहुत सारे ऐसे कंसेप्शंस रहते हैं कि अगर आपके ब्रेस्ट बड़े हैं तो ही आप सेक्सुअली एक्टिव हो, ऐसे नहीं, देर आर एन नंबर ऑफ मिसकंसेप्शंस अमंग the younger age group and even the older age groups regarding related to sexualities. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के महावीर हॉस्पिटल के इस पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट नेहा और आज हमारे साथ मौजूद है एक एक्सपर्ट इन वुमेन्स हेल्थ, डॉक्टर रेणुका लोया। गुड इवनिंग मैम। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा चेंजेस किस फील्ड में आए हैं? सबसे ज़्यादा चेंजेस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में जो गायनेकोलॉजिकल फील्ड में आए हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन जीने का दर्जा इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम के हैं। इसमें हमारे पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी यूनिट्स आ गए हैं, जिससे हम एज जो बढ़ता है उसको रीडिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक्सोसोम्स के ट्रीटमेंट्स है, पीआरपी के ट्रीटमेंट्स है। देन वी हैव वजाइनल थ्रेड्स, जिससे भी योनि मार्ग में जो चेंजेस होते हैं पोस्ट डिलीवरी, उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो नई टेक्नोलॉजीज अभी आ रही है लेज़र के फॉर्म में, उससे हम स्ट्रेच मार्क्स की ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, या तो फिर अगर हम वैसे किए जाए तो फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट इससे हो सकता है। यूरिन लीक का जो ट्रीटमेंट है वो इससे हो सकता है। फिर कभी कभी मायांग खाली आना, यानी गर्भाशय की थैली जब नीचे सरकती है तो उसके भी ट्रीटमेंट्स ये सब इसमें हो जाते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी क्या होती है मैम? रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी गायनेकोलॉजी का एक ऐसा विंग है, ऐसा ब्रांच है, जिसमें हम ना कि सिर्फ इमरजेंसी जो उसके लाइफ के लिए
डाई हार्ड नेसेसरी है वो ट्रीटमेंट्स नहीं, बल्कि हम एक स्त्री के जीने का दर्जा कैसे बढ़ा सकते हैं वो ट्रीटमेंट्स इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिकंस्ट्रक्टिव गायनेकोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत सी लड़कियां ऐसे होती है जिनको मासिक पाळी नहीं आती है या जिनका योनि मार्ग नहीं बना होता है या जिनके जननेंद्रियों में कुछ कंजेनाइटल यानी आनुवंशिक कुछ खराबी हो जा रह जाती है। तो उसको जो रिपेयर करने की सर्जरीज रहती है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में आती है। इसके साथ-साथ में अगर कोई मानो डिलीवरी में कोई मदर को बहुत बड़ा कट बैठ जाए, उसका वहाँ पे पॉटी की जगह और योनि मार्ग एक में हो जाए, तो उसका रिपेयर करने के लिए भी हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक सर्जरीज़ जो होती है वो बेसिकली हम करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कुछ एक पर्टिकुलर इसमें दिखे या वैसे जाए। तो उसके हिसाब से जो सर्जरीज़ होती है, जिसे हम लेबियाप्लास्टी बोलते हैं, यानी जो योनि मार्ग के लिप्स होते हैं, उस पे की जाने वाली सर्जरीज़। उसके बाद में वहाँ के एरिया पे यानी बाहर के जननेंद्रियों पे कोई भी अगर हम सर्जरीज़ करते हैं, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ में आती है। तो इन सर्जरीज के बाद क्या वो वुमेन के कॉन्फिडेंस या कंफर्ट को इफेक्ट करता है या फिर इम्प्रूव करता है? यस, डेफ़िनेटली इम्प्रूव करता है। देखिए, अगर कोई फीमेल है जिनको यूरिन के लीक का तकलीफ़ है, जिनको खाँसने पे, वज़न उठाने पे या छींकने पे या इवन ज़ोर से हँसने पे अगर यूरिन लीक हो जाती है और अगर हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ का यूज़ करके उसका ये यूरिन लीक का प्रॉब्लम दूर कर सके, तो आपको नहीं लगता उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? देखिए, एक जो फीमेल्स रहती है, जो स्त्री रहती है ना, वो ये यूरिन के प्रॉब्लम की वज़ह से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में रहती है कि फीमेल इवन लीव आउट टू गो इन द फंक्शंस, मंदिर में जाना बंद कर देंगे, फैमिली फंक्शंस बंद कर देंगे, फ्रेंड्स से मिलना बंद कर देंगे, जिम जाना, एक्सरसाइज़ करना बंद कर देंगे। तो अगर ये सब हमें बंद कर दिया और हम सिर्फ़ घर में ही हैं, तो इज़ इट नॉट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ़? सो डेफिनेटली ये जो सर्जरीज है हम इसे करते हैं बिकॉज इससे उनके जीने का दर्जा बढ़े और उनको कॉन्फिडेंस और कंफर्ट मिले। आजकल इंटीमेट हेल्थ और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट की अवेयरनेस है जो वो बढ़ रही है और लोग भी इनसे बातें करने इन सब चीज़ों के बारे में बातें करने से हेजिटेट करते हैं। तो इस हेजिटेशन को किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए, इंटीमेट हेल्थ यानी फीमेल्स को जो लैंगिक त्रास होते हैं यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती है वो आता है इंटीमेट हेल्थ के अंडर। तो आपको क्या लगता है, जितने भी अपने शहर में अगर आप देखोगे तो इतने सारे लोग सेक्सोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हम तो बाबा वाबा को भी देखते हैं जो एक ट्रक में सेक्सोलॉजी की प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। वहां पे आप देखते कौन से क्लाइंट्स को हो, वो मेल्स रहते हैं कि फीमेल्स रहते हैं? 90% तो वहां पे मेल्स ही रहते हैं, राइट? तो क्या इसका मतलब ये है कि फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। एज पर द स्टडीज जो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसमें से 2 में से 1 लेडी को यानी 50% लेडीज को उनके लाइफ में कभी ना कभी कोई तो सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मगर अभी हमारी यहाँ की संस्कारी सोसाइटी है, अगर कोई फीमेल ने बोला कि उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है या कोई सेक्सुअल डिफिकल्टी है, तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे? जज जज। करेंगे, उसे बुरा-भला कहेंगे। तो यही हमें ओवरकम करना है और यही हमें ओवरकम करेंगे तो फीमेल्स भी उनके इंटीमेट हेल्थ के लिए और उनके इंटीमेट लाइफ के लिए खुलकर बोल पाएगी एंड दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव देयर कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कौन से ऐसे कॉमन कॉन्सर्न्स है जिससे वुमेन रिकंस्ट्रक्टिव या फिर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवाते हैं? देखो, डिलीवरी के बाद या जब हार्मोन की कमी हो जाती है, एक एज के बाद योनि मार्ग जो रहता है जिसे हम वजाइना बोलते हैं, उसमें ढीलापन आने लगता है। तो ये जब ढीलापन आने लगता है, तो वो कपल का जो सेक्सुअल लाइफ है उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कंडीशन जहाँ पे एक फीमेल अपना कॉस्मेटिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराने के लिए ऑप्ट करती है। अभी हमारे पास में इसका जो कॉस्मेटिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, जिसे हम सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग बोलते हैं, इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। ये 1 से 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे में हो जाता है। हमें भूल तो देना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज़ ये पेनफुल हो जाएगा। बट इसका ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है और पोस्ट सर्जरी
कपल का सेक्सुअल लाइफ बहुत इम्प्रूव होता है। ओके मैम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोसेक्सुअल मेडिसिन्स जो है वो एक यूनिक ट्रीटमेंट है, तो वो एग्जैक्टली क्या कवर करती है और वो पेशेंट्स को किस तरह से हेल्प करती है? देखो, साइकोसेक्सुअल मेडिसिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी अगर इंसान को, वो मेल हो या फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो उसके 4 कारण सबसे मेन है। एक तो साइकोलॉजिकल, दूसरा है बायोलॉजिकल, यानी उनको कोई तो तकलीफ है बॉडीली इस पे, तीसरा है इमोशनल एंड फोर्थ इज सोशल। आप सोचो कि अगर एक घर का एक रूम का कमरा, एक रूम का अगर घर है, एक कमरे का घर है, और वहां पे एक कपल अपने सास ससुर और जॉइंट फैमिली के साथ में रहता है, तो क्या उसे कभी इंटीमेसी मिलेगी या वो कभी इंटीमेट हो पाएगा? ये होते हैं सोशल प्रॉब्लम्स। तो साइकोसेक्सुअल मेडिसिन में हम क्या करते हैं, इन चारों फैक्टर्स को नजर में रखते हुए पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करें, उस पे हम फोकस करते हैं। तो इसमें हम ट्रीटमेंट्स स्त्रियों की भी कर सकते हैं और यही सेम प्रिंसिपल से हम ट्रीटमेंट पुरुषों की भी कर सकते हैं। वुमेन्स सेक्सुअल और इमोशनल हेल्थ को लेकर स्टिल स्टिग्मा है, सो इस बैरियर को तोड़ने के लिए आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये जो स्टिग्मा है ना, ये तभी जाएगा जब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे फोकस करेंगे। अभी सेक्सुअलिटी एजुकेशन का मतलब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि हमने बच्चियों को सिखा दिया कि आपका पीरियड आने वाला है, तो हमने उनको सेक्स एजुकेशन दे दिया। बट ये नहीं है। दिस इज जस्ट 2 to 3% ऑफ व्हाट सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज। सेक्सुअलिटी एजुकेशन में हम प्रॉपरली लोगों को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं उनके एज के अनुसार, उनकी वो टाइम पे उनके लाइफ के स्टेज के अनुसार। देखो, मानो अगर बच्चा है, 10 साल का बच्चा है या 10 साल की बच्ची है, तो उनको तो हम उनके एज के लिए जो अप्रोप्रिएट है वही चीज समझाएंगे। प्लस उनका वो लाइफ में वो टाइम पे उनका फोकस क्या होना चाहिए, उनका स्पोर्ट्स होना चाहिए, उनका स्कूल होना चाहिए, उनकी पढ़ाई होना चाहिए। तो वी विल ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू व्हाट स्टेज दे आर इन देयर लाइफ। अगर मानो कोई 25-26 ईयर्स की लड़की या लड़का है एंड दे वांटेड टू गेट मैरिड, तो उनके लिए जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन में हम बोलेंगे दैट विल बी टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी विल टेल एट अ 10 years old kid, राइट? तो जब हम इसे समझते हैं, बेसिकली सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ टू हैव सेक्स या सेक्स के लिए एजुकेशन। इट इज एजुकेटिंग योरसेल्फ फॉर योर लाइफ। इट इज अ इमोशनल एजुकेशन ऑल्सो। सो ये जो स्टिग्मा है ये तभी जाएगा जब हम उसको अच्छे से एजुकेट करेंगे एंड सोसाइटी विल कम फॉरवर्ड टू एजुकेट देमसेल्व्स एज अ सोसाइटी इनटू सेक्सुअलिटी। पोस्ट प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के बाद वुमेन्स के बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी मतलब क्या रोल होता है? सी, पोस्ट प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के बाद, जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी ने पोस्ट पार्टम, जो प्रेगनेंसी के बाद, तो प्रेगनेंसी के बाद स्त्री के शरीर में बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं, उसमें सबसे मेन चेंज होता है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, क्योंकि उनको पूरा स्ट्रेस सहन करना पड़ता है वो बच्चे के जन्म से रिलेटेड। तो इन चीज़ों में कभी-कभी पोस्ट सर्जरी वो स्त्री को या वो फीमेल को पेशाब की कंप्लेंट्स हो सकती है या ढीलापन महसूस हो सकता है, या वहाँ का सेंसिटिविटी जो है नीचे के एरिया का वो कम हो गया ऐसे लगता है। प्लस जीएसएम यानी जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज, जो मेनोपॉज यानी रजो निवृत्ति के तब होने वाले जो चेंजेस रहते हैं शरीर में, उसको हम जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम बोलते हैं ऑफ मेनोपॉज। तो इसमें जो जेनाइटल सिस्टम है यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे कि उसमें योनि मार्ग आता है, यूट्रस आता है, सर्विक्स यानी यूट्रस का मुंह आता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट जिसमें पेशाब का नली आता है, पेशाब का बैग आता है। तो ये सब चीज़ों पे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो मेजर काम करता है। रजोनिवृत्ति हो रही है यानी एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो रही है, तो उसके वजह से स्त्री के शरीर में रजोनिवृत्ति में और पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और यही चेंजेस को उनके लिए इजी कैसे बनाया जाए, ये काम हम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के थ्रू करते हैं। आपके पास आने वाले जो पेशेंट्स हैं वो मोस्टली किस एज ग्रुप से होते हैं और उनके कॉमन क्वेश्चंस या फिर मिसकॉन्सेप्शंस कैसे होते हैं? सी, मेरे पास में आने वाले पेशेंट्स अभी तो बहुत वैरायटी ऑफ एज ग्रुप्स के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में बीच में 2 स्कूल की लड़कियां आई थी अराउंड 10 to 12 ईयर्स।
उनका कंसर्न था कि उनको पीरियड्स आ गए थे एंड दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू हैंडल देमसेल्फ। तो दैट इज द एज ग्रुप दैट केम टू मी। शी केम फॉर एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल एजुकेशन और सेक्सुअलिटी एजुकेशन के लिए। फिर मेरे पास में ना न्यूली मैरिड या टू बी मैरिड कपल्स बहुत सारे आते हैं। इनके प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि मैडम हमें परमोच्च सुख जो बोलते हैं, जिसे हम ऑर्गेज़्म बोलते हैं, वो कैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? या तो फिर कभी-कभी कपल्स आते हैं कि वो जो लड़की रहती है, उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स का यानी फिज़िकल इंटीमेसी का ही डर रहता है, जिसे हम वजाइनिस्मस बोलते हैं। या तो फिर उनको टेक्नीक प्रॉपर्ली पता नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जब वो इंटरकोर्स करते हैं, तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है। तो उसके वजह से भी उससे तकलीफ हो सकती है पूरे कपल को। फिर उसके बाद में जो यंग कपल्स रहते हैं उनमें एक चीज़ रहती है कि एंग्ज़ायटी, परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी। तो काफ़ी बार फर्स्ट नाइट पे द मेल पार्टनर कैन नॉट परफॉर्म बिकॉज़ ऑफ दैट टेंशन। तो ये पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। देन कम्स वो एज ग्रुप जिनके पास में जिनका एक बच्चा हो गया है, दे वांट टू टेक अ सेकंड चांस, मगर उसके बीच में आफ्टर वन किड उनका जो इंटीमेसी है पार्टनर्स का वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द बॉडीली चेंजेस जो पहले प्रेगनेंसी के बाद में हुए हैं। उसके बाद मेरे पास में कपल्स आते हैं अराउंड द एज ग्रुप ऑफ 40-45, जिनको आइदर वजाइना यानी योनि मार्ग लूज होने की तकलीफ रहती है, या पेशाब जाने की तकलीफ रहती है, या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, इन्फेक्शंस, या तो फिर बहुत ज़्यादा यूरिनरी इन्फेक्शंस, वजाइना के इन्फेक्शंस, ये तकलीफें रहती है। क्योंकि वो एज ग्रुप ही वैसा है जहाँ पे इन्फेक्शन का रेट और ये सब प्रॉब्लम्स का रेट बढ़ जाता है। देन आफ्टर दैट पेशेंट्स हु कम टू मी दे बिलोंग टू एन एल्डर एज ग्रुप अबाउट 60-65, जो मोस्टली आते हैं फॉर यूरिनरी कंप्लेंट्स, जिनको पेशाब की तकलीफें है, जिनको नीचे के मार्ग में वापस इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन है ये एज ग्रुप में। डायबिटीज़ ऐसे कुछ होता है तो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये मेरे पास में हर एक एज ग्रुप का पेशेंट आता है। प्लस जो पेशेंट्स मेरे पास में जो क्लाइंट्स मेरे पास में फॉर सेक्सुअलिटी एजुकेशन के लिए आते हैं, तो मेरे पास में जो सबसे एल्डरली पेशेंट आया था, वो क्लाइंट का एज था 68 इयर्स की, वो यानी लेडी थी, और 70 इयर्स के वो हस्बैंड थे उनके। वो इतना क्यूट कपल था, वो बोले कि मैडम हमें पता है हमारी एज हो गई है, बट हम दोनों एक-दूसरे से इतना प्यार करते हैं एंड वी वुड लव टू हैव दैट इंटीमेसी ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ्स। सो वो कपल ने एक्चुअली मेरा दिन बना दिया था। यानी अगर भाई तुम्हें इफ यू हैव पैशन फॉर योर पार्टनर इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे मुझे लगा। तो मैम आपने क्या एडवाइस दिया फिर उनको? सबसे पहले तो मैंने उनको कुछ एडवाइस देने से ज़्यादा आई लर्न फ्रॉम द कपल कि एट द एज ऑफ 70 एंड 68 इफ दे वांट टू गो हैंड इन हैंड, तो हमें यंग कपल्स को तो ये समझना ही चाहिए कि शादी करना या एक कमिटेड रिलेशनशिप में होना सिर्फ मजाक की बात नहीं होती है। इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ कमिटमेंट टुगेदर अलोंग विथ दैट फन। सो आई वाज़ रियली सरप्राइज्ड टू सी दैट कपल। मैंने उनको जो मेडिकली एडवाइस करना था वो तो एडवाइस सब किया, बट एक लाइफ के रोल पे आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दैट कपल। ओके, और मैम मिसकॉन्सेप्शंस जो है वो अगर मिसकॉन्सेप्शंस ऐसे हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस, यानी जैसे कि नाइट फॉल्स जब होते हैं, यानी जो यंग बॉयज रहते हैं उनको नाइट फॉल यानी बहुत कुछ गंदा हो रहा है उनके साथ में, ऐसे लगता है, दैट इज अ मिसकंसेप्शन। या मास्टरबेशन को लेके मिसकंसेप्शंस होते हैं कि इट इज ऑलवेज रॉन्ग, इट इज ऑलवेज बैड, बट इट इज नॉट लाइक दैट। उसके टेक्निक्स है, उसका प्राइवेसी है, इफ यू मेंटेन एवरीथिंग इट कैन बी डन। देन देयर आर मिसकंसेप्शंस कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हो तो आपका योनि मार्ग ढीला हो जाता है, इट इज़ अ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। फिर उसके बाद में और बहुत सारे ऐसे कंसेप्शंस रहते हैं कि अगर आपके ब्रेस्ट बड़े हैं तो ही आप सेक्सुअली एक्टिव हो, ऐसे नहीं, देयर आर एन नंबर ऑफ मिसकंसेप्शंस अमंग the younger age group and even the older age groups regarding related to sexuality. So I think a proper sexuality education से ही ये मिसकंसेप्शंस भी दूर होंगे। सो मैम टेक्नोलॉजी और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स ने गायनिकोलॉजी को कैसे रिवॉल्यूशनाइज किया है, स्पेशली लेजर और नॉन सर्जिकल फॉर्म में? बेसिकली आजकल हम लेज़र वजाइनल टाइटनिंग ये बहुत ज़्यादा सुनने में है, इसको बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च मिल रहा है। तो हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमें सबको पता है लेज़र यानी क्या, लेज़र इज़ लाइट का फॉर्म है, जो हम पॉइंटर यूज़ करते हैं उसमें भी एक लेज़र ही टाइप का होता है।
तो जब हम लेज़र योनि मार्ग में यूज़ करते हैं, तो बेसिकली उसका जो फंक्शन होता है, वो ये होता है कि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाए। वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाए ना, वहाँ पे सेक मिले। और जब वो टेम्परेचर बढ़ता है, तो अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ में चेंजेस होते हैं, व्हिच वी वांट टू ब्रिंग अबाउट थ्रू द यूज़ ऑफ दीज़ लेज़र्स। अभी सिमिलर टेक्नोलॉजी यानी सिमिलर कॉन्सेप्ट रादर हीट प्रोडक्शन इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। अभी आप हीट प्रोड्यूस करने के लिए यानी अंदर की जगह को तपाने के लिए कौन-सी भी एनर्जी यूज़ करो, इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव। तो हम लेज़र यूज़ कर सकते हैं, लाइट यूज़ कर सकते हैं, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हम हाईफू यानी अल्ट्रासाउंड की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इंटू वन अनदर एंड दैट कैन बेनिफिट द ह्यूमन बीइंग्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंटिव केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वुमन को अपनी इंटीमेट हेल्थ जो है वो मेंटेन करने के लिए क्या रूटीन्स फॉलो करनी चाहिए? सी इंटीमेट हेल्थ जो है ना वो बहुत डेलिकेट हेल्थ होता है। बेसिकली जो इंटीमेट एरिया होता है वो भी बहुत डेलिकेट एरिया होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उस पे नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अच्छे से इंटीमेट हेल्थ मेंटेन करनी है तो आपने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना, टाइट जीन्स पहनना फॉर सम आवर्स इन द डे वो अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो अंडरवियर्स हम पहनते हैं उसको प्रॉपरली चेंज करना चाहिए। कॉटन के क्लीनेबल अंडरवियर्स यूज़ करना चाहिए, सिंथेटिक अंडरवियर्स अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में आजकल हेयर रिमूवल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, तो प्रॉपर हेयर रिमूवल टेक्निक सिलेक्ट करना चाहिए, जिसमें वहाँ के स्किन को इरिटेशन ना हो और वहाँ के स्किन में इन्फेक्शंस ना हो। तो वो हमने एक ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड इज़ वहाँ पे यूज़ करने के लिए सोप्स। तो इंटीमेट हेल्थ जो है यानी जो वजाइना है वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, वो अपने आप को क्लीन अपने आप से ही कर लेता है। हमें उसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें अंदर जाके हाथ को अंदर डाल के या ऐसे कुछ करके सोप या कोई भी चीज़ से नीचे की जगह धोने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ ल्यूकवार्म यानी गुनगुना पानी लेके हम वहाँ की जगह रोज़ सुबह-शाम सिर्फ़ पानी से धो रहे हैं और क्लीन टॉवेल से या सॉफ्ट टॉवेल से उसको ड्राई रख रहे हैं। This is most important as far as the hygiene is concerned. Second, when you want to retain and regain and क्या बोलते हैं मेंटेन योर सेक्सुअल हेल्थ, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है उसका एक्सरसाइज, जिसे हम पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। तो पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, दो कमर की हड्डियों के बीच की जगह है ना पेल्विस, वहाँ के मसल्स को अगर हम अच्छे से व्यायाम दें और अगर वहाँ के मसल्स स्ट्रांग रहे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। जैसे कि यूरिन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, किसी किसी को जैसे यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, किसी किसी को पॉटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है कि दे कैन नॉट कंट्रोल ऑन देयर पॉटी, ऐसे भी हो सकता है। फिर कभी कभी योनि मार्ग मोकड़ा होने की वजह से सेक्सुअल इसमें प्रॉब्लम आती है। तो नीचे का जब हम मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती है या कम इसमें आती है। फिर बहुत सारी लेडीज़ को हमने देखा होगा कि दे कंप्लेन ऑफ लो बैक एक, यानी कमर में दुखना है, कमर में दुखना है, और अपने यहाँ पे ऐसे हुआ है कि हर एक लेडी का कमर दुखता ही है। उसका एक मेन रीज़न रहता है कि पेल्विक फ्लोर का जो मसल्स है उसमें वीकनेस है, इसीलिए भी कमर का पेन बढ़ जाता है। तो ओवरऑल एक हेल्दी लाइफ के लिए आपने एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ में थोड़ा-सा ध्यान पेल्विक फ्लोर पे भी देना चाहिए। माइंड, बॉडी और इमोशन बैलेंस के साथ वुमेन्स के वेलनेस को होलिस्टिक अप्रोच से कैसे देखा देखा जा सकता है? सी वुमेन इज़ हरसेल्फ होल इन हरसेल्फ, यानी स्त्री पूर्ण पूर्ण ही है, संपूर्ण ही है। हम उसे बाहर से और क्या पूर्णता देंगे? मगर तो भी उसकी जो सहनशीलता है ना, उसकी वजह से वो बहुत बार बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाती है। शी विल नॉट टॉक अबाउट हर प्रॉब्लम्स, वो कुछ कंप्लेन नहीं करेगी, बस अपना काम करते जाएगी। तो कहीं न कहीं जब हमें फ़िज़िकल कोई तकलीफ़ें होने लगती है, ऑब्वियस है ना, अगर हमारा सिर भी दुखता है तो हम कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारे घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं या जो फीमेल्स हैं, जो दिन-रात काम कर रही है हमारे लिए, तो उनको भी तो कुछ न कुछ तकलीफ़ होती होगी, जो हम कभी उन्हें पूछते भी नहीं हैं। और जब वो फिज़िकली कुछ न कुछ तकलीफ़ में से जा रही है, तो ऑब्वियसली उनका इमोशनल, मेंटल स्टेट भी डिस्टर्ब होता है।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दीज कंसर्न्स। और ये जो सब कंसर्न्स हैं, इंटीमेट कंसर्न्स है, ये वो बोल भी नहीं पाती है क्योंकि उसे लगता है अगर वो बोलेगी तो लोग क्या सुने सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे। तो हमें उन्हें ये बताना है कि वी आर देयर फॉर यू, हम आपको नॉन जजमेंटली कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए वी विल ट्रीट यू, एंड वंस दे आर फिजिकली ट्रीटेड, देयर माइंड बॉडी एंड सोल विल अलाइन इनटू वन लाइन। सो मैम लास्टली आप जो यंग वुमेन्स है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो लोग अपने हेल्थ के बारे में डिस्कशंस करने से थोड़ा शाई फील करते हैं या फिर ओपन डिस्कशन से जो डरते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप डॉक्टर से बेझिझक बात कीजिए। आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपके लिए जजमेंटल नहीं हैं। दे विल मेंटेन ऑल योर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बिकॉज़ दैट इज़ आवर जॉब एंड दैट इज़ आवर ड्यूटी टू मेंटेन योर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्लस बहुत ज़्यादा सहन करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव सो मेनी टेक्नोलॉजीज़ आज अवेलेबल है। हर एक कंप्लेंट के लिए अवेलेबल है, तो हम सहन करते बैठने में कोई पॉइंट नहीं है। हमें बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं ना ज़िंदगी में, तो यही इस पे थोड़ी अटक के बैठेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे अवेयर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।